मिठाइयों का भला कोई सीजन होता है क्या? अजी बिल्कुल होता है। हमारे बड़े बूढ़े बहुत समझदार थे, इसीलिए तो उन्होंने हमको ये बताया है कि कौन से मौसम में कौन सी मिठाई बनानी चाहिए और कौन से मौसम में कौन सी मिठाई खानी चाहिए। अब देखिए ना, बारिश के मौसम में दूध की बनी मिठाइयाँ हम कम खाते हैं। क्यों? दूध की मिठाई जल्दी खराब हो जाती है ना, इसलिए। तो बारिश के मौसम में ऐसी मिठाइयाँ बनाई जाती हैं जो थोड़ी ड्राई हों, घी में रिच हों, या फिर बेसन की मिठाइयाँ, क्योंकि बेसन जल्दी खराब नहीं होता है ना, इसलिए। तो आज आपको बेसन की ही एक मिठाई सिखाने जा रही हूँ, मैसूर पाक। मैसूर पाक बनता है केवल 4 चीजों से: घी, बेसन, चीनी और पानी। और ये रेसिपी कोई बहुत पुरानी नहीं है। 1953 में मैसूर के महाराजा कृष्णराज वोडेयार के चीफ शेफ काकास और मडप्पा ने बनाई उनके लिए ये मिठाई, जो महाराज को इतनी पसंद आई। उन्होंने उनसे पूछा इसका नाम क्या है। अब क्योंकि उन्होंने बनाया था इसे शुगर सिरप में, जिसे कहते हैं पाका, और बनी थी ये मैसूर में, उनके दिमाग में कुछ नहीं आया, उन्होंने कह दिया मैसूर पाक। और हाँ, अगर आपके शहर की भी कोई मिठाई इतनी ही फेमस है तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए, फिर हम शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैसूर पाक की शुरुआत कर रही हूं मैं बेसन को छानने के साथ। ऐसा करना इसलिए जरूरी है ताकि इसमें अगर कोई भी लम्स हो ना तो वो लम्स निकल जाएं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो बेसन हमने छाना है ये कितना लिया है और बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो कितने लिए जाएंगे। तो इनका रेशियो जो है ना बहुत ही सिंपल सा है। 1 कप लिया है हमने यहाँ पर बेसन, 1 कप ही लेंगे हम घी भी, चीनी लेंगे 1.5 गुना यानी कि 1.5 कप, और पानी लेंगे केवल आधा कप। तो ये देखिए, 1 कप देसी घी मैं यहाँ मेजर करके ले रही हूँ। जिस कप से मैंने बेसन मेजर किया था ना, सेम कप से मैं यहाँ पर घी को भी मेजर कर लूंगी। अब इस बेसन को हमको भूनना बिल्कुल भी नहीं है। हम क्या करेंगे, घी का जो आधा हिस्सा है यानी कि तकरीबन आधा कप घी मैं इस बेसन में मिला करके एक लम्प फ्री पेस्ट बना लूंगी। अच्छा, अब ये मैसूर पाक भी आपने देखा होगा कि 2 अलग अलग कंसिस्टेंसी का मिलता है। एक तो होता है वो हार्ड सा पोरस वाला जो मैसूर पाक होता है, वो बनता है वनस्पति के साथ, और एक होता है एकदम सॉफ्ट वाला मुंह में घुल जाने वाला मैसूर पाक जो बनता है घी के साथ। और वही आज हम बना रहे हैं, घी मैसूर पाक। तो बेसन और घी का मिक्सचर तो हमने रेडी कर लिया। अब अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप होगा इसका पाका यानी कि सिरप बनाना। तो पहले तो आप एक बड़ा सा पैन चढ़ाइए और अब ले लीजिए इसमें आधा कप पानी। अब इस आधा कप पानी में मिलाइए 1.5 कप चीनी। तो जब तक हमारी शुगर सिरप पकेगी ना, तब तक एक काम हम और कर लेंगे। एक एल्यूमिनियम के केक टिन को हम बहुत लिबरली इसे घी से हम लाइन करेंगे ताकि आपका जो मैसूर पाक है ना वो पैन में बिल्कुल भी चिपके नहीं। एंड टू डबली इंश्योर कि ये इजीली रिमूव हो जाए, हम इसे बटर पेपर से भी लाइन कर लेंगे। डन। अब इस चाशनी को हम पका लेंगे जब तक इसमें एक तार नहीं पड़ जाती, यानी कि एक तार की चाशनी हमें रेडी कर लेनी है। अब कभी कभी क्या होता है, मैसूर पाक बनाया तो देखा कि वो बहुत हार्ड हो गया, एकदम क्रम्बली हो गया, तो यकीन मानिए उसका कल्प्रिट है यहाँ आपकी चाशनी में। चाशनी जैसे मैंने आपसे बताया केवल एक तार की पकनी चाहिए, ज़्यादा नहीं। अगर ये एक तार से ज़्यादा की चाशनी पक गई ना, एज अ रिजल्ट आपका जो मैसूर पाक है वो क्रम्बली भी हो जाएगा और साथ ही साथ में हार्ड भी हो जाएगा। तो वंस यू रीच दिस 1 स्ट्रिंग कंसिस्टेंसी, जो बनी रहे, टूटे नहीं, बस इतना ही इसे हम पकाएंगे। तो जैसे ही ये 1 स्ट्रिंग कंसिस्टेंसी यानी कि एक तार की चाशनी पक गई, तब हम इसमें ऐड कर देंगे ये बेसन और घी का मिक्सचर। अब कंटिन्यूअसली इस मिक्सचर को हम चलाते रहेंगे, पकाते रहेंगे ओवर मीडियम हीट, जब तक कि ये मिक्सचर जो है पैन के साइड्स ना छोड़ना शुरू कर दे और थोड़ा सेंटर में ना कलेक्ट होने लग जाए। ये देखिए आपका मिक्सचर कैसे बबलिंग स्टेज पे आने लग गया है
और आप नोटिस करेंगे साइड में कैसे इसमें हल्की हल्की सी ये झाग भी आ रही है। ये झाग आ रही है चाशनी की वजह से, जो हमारे मैसूर पाक को देती है वो पोरस टेक्सचर। अब आपको बेसन की भूनने की, पकने की खुशबू भी आने लग जाएगी, जबकि आपने बेसन को बिल्कुल नहीं भुना था। अब देखिए, अब इसमें ढेर सारी बबलिंग आ रही है ना, तो ये जो बाकी का बचा हुआ घी है, अब टेबलस्पून बाय टेबलस्पून हम इसमें ये घी ऐड करते चले जाएंगे। घी डालने के बाद इसको तुरंत चलाइए, ये सारा का सारा घी इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाना चाहिए। ध्यान आपको इस बात का रखना है कि आपको अपने मिक्सचर को चलाना नहीं छोड़ना है, इसे कंटिन्यूअसली आप स्टर करते जाएंगे। अब ये सारा घी इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो गया है, तो फिर से थोड़ा सा और घी मैं इसमें ऐड करूंगी और इस घी को भी इसी के अंदर पूरी तरह से इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। यानी कि मैंने अपने घी को 3 बैचेस में डिवाइड कर लिया है। पहला बैच जब पूरा इसके अंदर मिल गया, तब दूसरा बैच ऐड किया है। ये देखिए, सारा का सारा घी अब इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो गया है। तो अब हम ऐड करते हैं इसमें अपना नेक्स्ट बैच ऑफ घी। डन। अब फिर इसे मिलाना शुरू कीजिए और सारा का सारा घी, जैसे मैंने कहा था, इसके अंदर मिक्स कर दीजिए। आप चाहें तो इसे प्योर देसी घी से बना सकते हैं, चाहें तो इसे वनस्पति घी से भी बना सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसे वनस्पति से बनाते हैं ना, तो इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा हार्ड वाला, वो पोरस वाला टेक्सचर, वैसा आपका मैसूर पाक बनेगा। देसी घी से ये थोड़ा सा सॉफ्ट बनता है। बहुत जगह देसी घी के साथ पीनट ऑयल भी मिलाया जाता है, या वनस्पति घी के साथ भी आप इसमें पीनट ऑयल मिला करके बना सकते हैं। तो ऑयल और घी का जब आप कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसका एक टेक्सचर जो है ना वो बिल्कुल अलग आता है, थोड़ा सा क्रंची सा टेक्सचर आता है उसकी वजह से। अब देखिए, ये जो फाइनल बैच ऑफ घी है वो भी इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो गया है। हमें इसे तब तक कुक कर लेना है जब तक कि ये पैन की साइड्स को छोड़ना ना शुरू कर दे और सारा इकट्ठा ना होने लग जाए। एक और प्रॉब्लम आप हो सकता है फेस करें, और वो ये कि आपका मैसूर पाक अच्छे से सेट ना हो। तो यकीन मानिए, उसका कल्प्रिट आपको मिलेगा यहाँ, आपके कुकिंग प्रोसेस में। अगर आपने जल्दबाजी दिखाई और इस मिक्सचर को अच्छे से नहीं पकाया, तो आपका मैसूर पाक भी अच्छे से सेट नहीं होगा, क्योंकि उसकी शुगर जो है ना वो उतनी नहीं पक पाएगी जो उसको बांध करके एक अच्छा सा टेक्सचर दे सके। इसीलिए डोंट रश दिस प्रोसेस। जब मिक्सचर पैन की साइड छोड़े, भीतर की तरफ इकट्ठा होने लग जाए, तब तक इसको कुक करते रहिए। ये देखिए, मिक्सचर अब इकट्ठा होने लग गया है और इसी के साथ साथ इसमें कितनी सारी झाग आ गई है, देख रहे हैं आप। इट इज लीविंग द पैन सो इजीली, और कैसे ये बबल करके, फोम करके ऊपर की तरफ राइज कर रहा है। अब अपना पैन तो मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा हुआ है, तो गैस को कीजिए बंद और इमीडिएटली आप इसे अपने पैन में पोर कर दीजिए, क्योंकि ये तुरंत सेट हो जाएगा। आपको अपने मिक्सचर को प्रेस नहीं करना है, बस हल्का सा आप इसे लेवल आउट कर दीजिए, क्योंकि अगर आपने इसको प्रेस किया ना, तो इसका पोरस टेक्सचर जो है वो पोरस टेक्सचर खत्म हो जाएगा। अब 2 घंटे के लिए मैं इसे इसी पैन में रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी, ताकि ये अच्छे से कूल डाउन हो जाए और सेट हो जाए। मेरा मैसूर पाक थोड़ा थोड़ा सॉलिडिफाई हो रहा है, तो मैं क्या करूंगी, पहले इसे अपने चॉपिंग बोर्ड पे निकाल लूंगी और इसके पीसेस कट कर लूंगी, क्योंकि अगर ये पूरी तरह से कूल डाउन हो गया ना, तो इसके पीसेस कट करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अब हमारा मैसूर पाक अच्छे से ठंडा हो चुका है। ये देखिए कितना बढ़िया टेक्सचर आया है इसका, स्लाइटली पोरस, और कैसे बीच में एक हल्की सी ब्राउनिंग भी आ गई है, एग्जैक्टली जैसे मैसूर पाक में होती है। क्योंकि ये इतना गर्म होता है ना, जैसे जैसे ये अंदर ठंडा होता जाएगा, धीरे धीरे ये इसको एक ब्राउन कलर की लेयर दे देगा। परफेक्ट, मुंह में घुल जाने वाले मैसूर पाक आर रेडी। देखिए कितना सॉफ्ट है ये, देखा आपने, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। देखने में लगता है कि पता नहीं हम इसे घर में बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, लेकिन मेरा यकीन मानिए, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। आप इसे घर में बहुत इजीली बना सकते हैं।